हेलो बच्चों, तो आज लेकर आया हूं मैं ग्रेविटेशंस चैप्टर का थर्ड वीडियोस, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं केपलर्स लॉ के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स। मगर याद करें कि फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था। मैंने यूएलजी का पूरा कंसेप्ट बताया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस का। सेकंड में मैंने स्मॉल जी के बारे में बताया कि स्मॉल जी की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर बताया मैंने आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाया। तो आज देखते हैं थर्ड लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर्स है वो ये है फ्री फॉल, कि फ्री फॉलिंग क्या होता है, फिर मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। मतलब न्यूटन से पहले एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था केपलर्स, जो बताए हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करता है, प्लैनेट्स का कंसेप्ट क्या है, ये सारे केपलर्स के द्वारा बताया गया था। इन सारे के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट अपने पढ़ते हैं फ्री फॉल, कि फ्री फॉल होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है। देखिए, इट इज अ सिचुएशंस वेयर द बॉडी एक्सपीरियंस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक ऐसा सिचुएशंस होता है जहां पे बॉडीज पे केवल एंड केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उसके अलावा कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। उसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉलिंग का केस। लाइंस को देखिए, लिखा हुआ है इट इज द सिचुएशंस वेयर द बॉडी एक्सपीरियंस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नो अदर फोर्स शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशंस। मतलब ना वहां पे हवा हो, ना वहां पे मतलब ड्रैग का केस लग रहा हो, कोई भी दूसरा फोर्स वहां पे काम नहीं कर रहा हो, वैसे केस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मगर उससे पहले चलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशंस के बारे में। साइन कन्वेंशंस क्या होता है, और मैंने याद कीजिए कि फोर्स एंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था तो मैंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस दिया था। यहाँ भी वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस काम करेंगे, मगर इन द सेंस ऑफ हाइट काम करेंगे। तो देखिए, वहाँ पे मैंने बताया था पहला इक्वेशंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा बताया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बताया था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी क्या है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से समझते चलिए सारी बातों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यू क्या है आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशंस। ये वैल्यू अपने पास कांस्टेंट वैल्यू था, कांस्टेंट वैल्यू था। और एस क्या है अपने पास? एस आपके पास है यहाँ पे डिस्टेंस, और टी क्या है यहाँ पे? ये जो टी है अपने पास, ये था अपने पास टाइम टेकिंग। इसी प्रकार से जब हम लोग फ्री फॉलिंग का भी केस करेंगे तो हम लोग इस लॉ को, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। फार्मूला क्या है अपने पास कि v की जो वैल्यू होगा वो u प्लस जी टी हो जाएगा। अभी साइन कन्वेंशंस बताऊंगा मैं, टेंशंस नहीं लें। दूसरा फार्मूला, एस जो डिस्टेंस होता था, यहाँ पे इन द सेंस ऑफ हम लोग हाइट पढ़ेंगे तो एस को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और एच की जो वैल्यू होगा वो होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा जो होगा वो होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये 3 फॉर्मूलेज यहाँ भी हम लोग को पढ़ना है। सेम कंडीशन से v की जो वैल्यू होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, u जो होगा अपने पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, स्मॉल g की जो वैल्यू होगा एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और t क्या होगा? टाइम टेकन होगा। h जो होगा वो अपने पास हाइट के सेंस में होगा कि हाइट ऑफ द बॉल्स होते कैसे, मतलब बॉल हाइट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशंस का। तो देखो, यहाँ पे मैंने पहले से प्री डिफाइंड कर दिया था कि जैसे आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि आपका सेंटर्स होता है, सेंटर से जब इधर जाते हैं तो पॉजिटिव और इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो वैसे ही समझें कि जब हम किसी बॉल को, मतलब एक नया स्लाइड से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, यहाँ पे बात को समझें। यहाँ पे 2 पार्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉपिंग। मतलब बॉल को हम लोग डाउनवार्ड नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये बॉल है और इस बॉल को हम
नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जहाँ से आप ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको हमेशा 0 रखना है। जब बॉल को किसी पॉइंट से नीचे की ओर रखना है, गिराते हैं, तो ये सोचें कि यू की वैल्यू जो होगा अपने पास वो 0 होगा। जब बॉल नीचे की ओर गिरते जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस पे आएगा, तो ये जब नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे v की वैल्यू जो होगा वो वैल्यू कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो आपको प्लस h लेना है। सॉरी, प्लस h नहीं लेना है इसको। हाँ, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने अभी आपको समझाया था कि ये वाला चीज़ जो होता है वो माइनस होता है, तो जब नीचे की ओर आएंगे तो माइनस h लेंगे, और है ना, नीचे की ओर आएंगे तो माइनस h लेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ आने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग t से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये था आपके पास। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट g की वैल्यू हमेशा आपको माइनस लेना है, क्योंकि बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, g हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो नीचे के लिए हम लोग यहाँ पे जो साइन लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। इस डाटा को ब्रेन्स में रखेंगे। फिर जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, हमने यहाँ से ऊपर की ओर फेंका, तो जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो u की वैल्यू यहाँ पे कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कहने का अर्थ है पॉजिटिव वैल्यू होगा। यहाँ पे v की वैल्यू जो होगा, देखिए गौर से, यहाँ पे जो v की वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ऊपर की ओर, ये आपका प्लस का h लेना है, और यहाँ पे भी g की वैल्यू क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। हमेशा g की वैल्यू जो लेना है आपको माइनस लेना है। और t आपको टाइम बता ही दिया कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आपके पास ड्रॉपिंग का केस था, और ये आपका अपवर्ड थ्रोइंग का केस है। अपवर्ड थ्रोइंग, ऊपर जब हम बॉल को फेंकते हैं तो इसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जब देखिए इन बातों को समझिए, जब बॉल ऊपर से कोई नीचे गिरेगा तो बड़ा जल्दी गिरता है। पता है क्यों जल्दी गिरता है? सोचिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर खींच रहा है। मतलब ऐसी बात हो गई, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और किसी ने मुझे खींच लिया, तो कोई मुझे खींच लेगा तो मैं बहुत जल्दी चला जाऊँगा। फिर देखिए यहाँ पे सोचिए कि v की वैल्यू यहाँ पे 0 कैसा होता है। सोचिए जैसे बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो कोई इंसान ऊपर की ओर जा रहा है और पीछे से कोई नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, वो इंसान आगे जा पाएगा? कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा जब न्नीचे गिरेगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये केस लेकर के चलते हैं और बनाते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, तो ये रहा आपके पास पहला न्यूमेरिकल्स। देखिए ये कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 120 मीटर टॉल, मतलब एक बिल्डिंग्स है जिसकी हाइट 120 मीटर दिया हुआ। मैंने ये बिल्डिंग बनाया और इसका हाइट लिख दिया 120 मीटर। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। अब बताइए बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो u की वैल्यू कितना, 0। आपसे ये पूछ रहा है कि बॉल को यहाँ पे आने में, नीचे आने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फॉल पूछ रहा है। तो देखिए गौर से, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर के हाइट से ये है अपने पास। अब मुझे आप ये बताइए कि, और अपने पास u की वैल्यू दिया हुआ है और ये आपके पास हाइट दिया हुआ है। u की वैल्यू दिया हुआ है और आपके पास आपको हाइट दिया हुआ है। आप पहले बताएं कि कौन से कंसेप्ट्स लगाएंगे तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइमिंग मिल जाएगा। आपके पास 3 फार्मूला है। एक फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gS। अब देखिए टाइम निकालना है तो ये वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं, और इन दोनों फार्मूला में मुझे यूज करना है तो गौर से देखें कि यहाँ पे मुझे एस की वैल्यू दिया हुआ है तो मुझे फार्मूला अप्लाई करने का पड़ेगा ये वाला। एस को हमने यहाँ पे क्या बताया था, आपको एच लेने के लिए बताया था। ए तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अपने सोचें एच की वैल्यू कितना है, 120 मीटर है। ये टॉल ऑफ द बिल्डिंग से, हाइट से बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो जब नीचे गिरेगा तो साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो एच जो है वो माइनस का 120 लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगा हाफ। जी की वैल्यू निगेटिव लेना होगा तो ये वाला साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, इस साइन को आपको निगेटिव करना पड़ेगा। और जी की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो आप ऐसा करें 9.8 ले लें। मैं 1 मिनट डाटा क्लियर कर रहा हूँ कि 9.8 पे लिया, यस नहीं,
10 ले ले, 10 लेने से क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनाना आपको आसान हो जाएगा और ये आपका t² हो जाएगा। अब सोचिए जरा कि ये हो गया माइनस का 120 मीटर और ये हो गया माइनस का 1/2 इंटू 10 इंटू t²। तो ये से ये मर गया, एक शून्य से एक शून्य मर गया, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t² की वैल्यू आ गया 24। t² की वैल्यू कितना आ गया, t² की वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। तो t की वैल्यू कितना आएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगा 24/√। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा अपने पास, ये वैल्यू आएगा अपने पास 2√6 सेकंड्स। मतलब 2√6 सेकंड्स में बॉल जो है यहाँ से यहाँ गिर जाएगा। तो टाइम ऑफ फॉल मिल गया। देखिए इधर लाने दीजिए, हाँ ये निकल गया अपने पास, टाइम ऑफ फॉल्स निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा इक्वेशन कहता है वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड्स। आपको वेलोसिटी निकालना है जब वो टच करने वाला है, मतलब टच कर जाएगा तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे जब गिरेगा तो वो जो वेलोसिटी है वो अनदर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि टच करने से पहले यहाँ पे v की वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे v की वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालते हैं। अब v की वैल्यू निकालने के लिए बताइए कौन सा फॉर्मूला, v की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला सोचिए। तो v की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है, अरे यार इधर v की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है चाहे ये फॉर्मूला है। आप दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दें, हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, v = u + gt। देखिए v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0, g की वैल्यू आपको निगेटिव लेना है, तो निगेटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 10 ले लेते हैं। और t की वैल्यू कितना आया अपने पास, t की वैल्यू कितना है 2√6 आया है। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, -20√6 मीटर पर सेकंड। देखिए ये माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉल जो है वो कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। आप नीचे गिर रहा है, आप इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20√6 होगा। देखिए न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के पास, न्यूमेरिकल्स नोट कर लें। ये रहा आपके लिए दूसरा न्यूमेरिकल्स, समझते हैं बातों को। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये अपने पास से कोई सरफेस है, यहाँ से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया और इसकी वेलोसिटी कितना दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 25 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा बॉल को ऊपर भेजा जा रहा है, बताइए प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। पहले तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव लेना है, तो वैल्यू पॉजिटिव का ही रहेगा। कह रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट टू अचीव्स। अच्छा बॉल यहाँ पे जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो एक समय जाकर के वेलोसिटी तो 0 होगा ना। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू अपने को 0 हो गया। पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट टू अचीव, कितना हाइट को अचीव किया। अब देखिए अचीव करने हाइट निकालने के लिए अपने पास दो फार्मूला है। आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला क्लियर किया था, दो फार्मूला है यहाँ पे, ये देखिए v ये है, एक हाइट का केस में एक ये है और एक ये है। यहाँ पे h हो जाता था और यहाँ पे h हो जाता था, मैंने फार्मूला इससे पहले करवाया है। तो आप खुद सोच के बताएं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, क्योंकि आपसे मैक्सिमम हाइट की पूछ रहा है, तो मैंने एक फार्मूला करवाया है v² - u² = 2gh। और यहाँ पे मुझे h की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम h की वैल्यू जब निकालेंगे तो h की वैल्यू होगा v² - u² / 2g। वैल्यू को सॉल्व किया जाए, h बराबर कितना हो जाएगा सोचिए, v अपना 0 हो गया तो ये 0 हो गया, माइनस साइन रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। u की वैल्यू ऊपर जा रहा है, u² मतलब 25 का स्क्वायर, और u की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिखे चाहे ना लिखे मगर यहाँ अपॉन 2। और g की वैल्यू नीचे आ रहा है, g की वैल्यू हमेशा नीचे की ओर आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो 10 होगा और माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 625 और ये आएगा आपके पास माइनस का 20। ये माइनस माइनस कट जाएगा, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 6/5/20 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ, एक 0 है तो यहाँ पे डेसिमल्स बैठा दें तो आएगा 62.5/2। डिवाइड करेंगे तो 31, 1 और 5
कितना आएगा सोचे, 2 हो जाएगा और 25, मतलब 31.25 मीटर्स। मतलब यहाँ से ऊपर जाने में जो डिस्टेंस लगा है वो डिस्टेंस कितना लगा, 31.25 मीटर लगा है। फिर कहता है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन, मतलब यहाँ से बॉल गया ऊपर तो फिर यहाँ पे आने में टाइम कितना लगेगा। तो देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ जाने में टाइम कितना लगा वो निकाल दीजिए, और फिर क्या कीजिएगा कि उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको डेरिवेशंस करवाऊंगा अगला बार कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगता है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आसानी से निकल जाएगा। मैं जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ अपना वाला, आप मेरे वाले कंसेप्ट से चलिए, क्योंकि आपके स्कूल वाली मैडम ये बताएगी कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आने में टाइम लग जाएगा। मैं जो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन। मतलब यहाँ से बॉल चला और फिर यहीं पे आकर के मिल गया, तो आप सोचे कि क्या होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है एस इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अब सोचिए ये टी क्या है, नीचे जो टाइम गया है वो टी है, ये भी टी वही है जो गया है। एज को हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये बॉल गया और बॉल आकर के गिर गया, मतलब यहाँ गया और यहाँ आकर के गिर गया। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉल यहाँ से गया और गिर गया नीचे आकर के, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो हम इसके जगह 0 लिख देंगे। बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका गया था, बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका गया था, तो जब यहाँ से जब फेंका गया था तो इनिशियल वैल्यू 0 हो गया। यू की वैल्यू कितना है, यू की वैल्यू 25 हो गया, और ये आपका टी हो जाएगा, दिस वन इज द टाइम, प्लस 1/2। जी की वैल्यू माइनस लेना है, माइनस का टाइम इंटू T²। सॉल्व करें, ये मर जाएगा, 5 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 बराबर 25t माइनस, देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 5t² हो जाएगा। इस t को इधर बुला लेंगे, यहाँ पे बुला लेते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 5t² बराबर कितना हो जाएगा 25t। t से एक t मर जाएगा तो 5t की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए, 25/5, ये मर गया। मतलब नीचे से ऊपर के जाने में और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लगा है, उसे 5 सेकंड लगा है। यदि आपसे पूछ देगा कि नीचे से ऊपर केवल जाने में कितना टाइम लगा है, तो 2.5 सेकंड लगा है। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा है, तो 2.5 सेकंड लगा है। तो आप किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल्स को आप बना सकते हैं। ये रहा आपके लिए न्यूमेरिकल्स। मस्त क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। मतलब एक बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स है और इसका हाइट दिया हुआ है 100। ये आप बनाओगे और कमेंट सेक्शंस में मुझे बताओगे, नहीं बनेगा तो मैं आपको बना करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये बिल्डिंग का हाइट अपने पास 100 दिया हुआ है। इस बिल्डिंग का हाइट 100 दिया हुआ है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर। यहाँ से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया और जब फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है। कहता है कि जब बॉल को फेंका जाएगा तो बॉल ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड्स। पूछ रहा है कि यहाँ से फेंका गया ऊपर, तो ऊपर जाने में और फिर यहाँ आने में टाइम कितना लगा। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बनाइएगा, पहले यहाँ तक के आप टाइम निकाल लीजिएगा और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम निकल लीजिएगा, तो आपसे बन जाएगा। फिर कहता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ स्ट्राइक द ग्राउंड। आपको यहाँ पे v की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे v की वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम हाइट अचीवमेंट्स यहाँ से यहाँ जाने में कितना उसे हाइट अचीव करना पड़ा वो निकालना है। ये 3 चीज़ निकालना है। ये आप कमेंट सेक्शंस में बना करके भेजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो छोड़ रहा हूँ, मतलब ये स्लाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप दिमाग लगाइएगा, कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखिएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास अगला जो टॉपिक्स आता है वो आता है मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मास और वेट में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। मास जो है एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडीज, कोई बॉडीज में कितना मोल्स के जितने पार्टिकल्स हैं सारे कंटेंट को जब ऐड कर देते हैं तो मास हो जाता है। इसलिए बोला गया है एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। जबकि वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स होता है, अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द बॉडी। कोई बॉडीज पे जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, इसका किलोग्राम है और वेट का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन्स है। ये पूरे यूनिवर्स में
m की जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये जो वेट जो होगा वो डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे भी g की वैल्यू चेंज होता है। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि अर्थ पे भी वेट क्या होगा, चेंज होगा। मून पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप 16 न्यूटन का है तो मून पे जाइएगा तो 10 न्यूटन का हो जाइएगा, तो वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन जो है 1 पॉइंट, जैसे मान लीजिए अर्थ की बात करते हैं, सिंपल हम बात करते हैं अर्थ पे वेट कितना होगा। जैसे कोई इंसान है 10 kg का, तो अर्थ पे जो वेट होगा वो वेट होगा 10 इंटू अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 10 है, तो इसका वेट जो होगा वो 100 न्यूटन होगा। यही यदि हम WM की बात करते हैं, WM की बात करते हैं, तो WM की बात जब करेंगे तो मास तो चेंज नहीं होगा, मास अपना 10 ही होगा। हाँ, मास जो होगा वो 10 ही होगा, मगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून जो लगेगा वो 1.6 होता है, 1.6 के अप्रोक्स में होता है। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 16 न्यूटन आएगा। तो देखिए जी की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग आ रहा है। तो ये था कांस्टेंट, और ये जो था वेरीज प्लेस टू प्लेस। फिर कहता है इट कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मगर बेटा वेट जो है वो जीरो हो सकता है। जब सोचिए वेट जीरो कब होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ है, और जब बॉल खींचते 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 अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएगा तो रेडियस कितना होगा, जीरो, और जीरो से किसी भी टर्म को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसलिए वेट जो है जीरो हो सकता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था आपके पास मास और वेट का डिफरेंस। चलिए आपके लिए क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है बना बनाया, देखते हैं क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 60 kg, 60 kg का मास है, वेट ऑन द अर्थ एंड वेट ऑन द मून कितना होगा। तो देखिए वेट ऑन द अर्थ जब निकालिएगा तो 60 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। और मून पे जब हम लोग को निकालने की बात आएगी तो मून पे मास कितना है, मास तो 60 kg होगा, मगर यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालिएगा, मतलब आप gm की वैल्यू जब निकालिएगा तो gm की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, g मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून के स्क्वायर पे। जब इसको जब वैल्यू को आप सॉल्व कीजिएगा, अब विकिपीडिया से आप क्या कीजिएगा, मास ऑफ द मून निकाल लीजिएगा, रेडियस ऑफ द मून निकाल लीजिएगा और कैलकुलेशंस कीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगा आपके पास 1.62 कुछ आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 960, और ये मतलब 96 न्यूटन आएगा, 96 न्यूटन आएगा। सोचे तो 96 न्यूटन जो आ रहा है मतलब अप्रॉक्स टू ये आ रहा है अपने पास 100 के करीब में आ रहा है ना। तो 600 तो यहाँ पे है और 600 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 100 न्यूटन है। बताइए व्हाट इज विच वन इज द बेस्ट आंसर। तो आपके पास बेस्ट आंसर ये होगा, इसलिए दैट्स वाई डी इज द आंसर। यहाँ पे बताया गया है, ऐसे करके बताया गया है कि कहा यह गया है अपने पास कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 1/6 टाइम्स होता है। मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के 1/6 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे 10 को 6 से जब डिवाइड कर दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी से 100 न्यूटन्स मिल जाएगा। तो आप मेरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, चाहे इस स्लाइड को देख करके भी यूज कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये था आपके पास प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। तो ये आई होप्स कि ये भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं सबसे बेहतरीन चैप्टर्स, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ जो है प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बताया है कि प्लैनेटरी मोशंस होता क्या है। तो देखते हैं प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, सारे कंसेप्ट को हम लोग पहले समझते हैं। प्लैनेटरी मोशंस के बारे में कहता क्या है, तो कैपलर्स जो है वो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ के 2 फोकस होंगे, ये इलिप्टिकल शेप है तो जिसके 2 फोकस होंगे। आपको जब कैपलर्स लॉ को डिफाइन करना होगा तो आपको एक ही फोकस मानना होगा और उसे हम लोग बोलते हैं सन। ये सन, यदि आपने इसको फोकस माना तो ये आपका सेंटर जैसे बिहेव करेगा, इसको आपको सन मानना होगा, इसको आपको सन नहीं मानना होगा। तो केपलर्स लॉ जो कह रहा है, कहता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या कहता है, कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विच द सन इज एट वन ऑफ द फोकस। कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उनका जो पाथ है वो कैसा है, इलिप्टिकल से। और जो रिवॉल्व्स करते हैं वो किसके रिवॉल्व्स करते हैं, सन के अकॉर्डिंग्स रिवॉल्व्स करते हैं, जहाँ पे सन जो है एक फोकस की तरह बिहेव करता है। यदि आप जैसे आप सोचिए गौर से, ये आपका इलिप्स है,
यदि आप इसको सन बनाएंगे तो प्लैनेट्स इधर से रिवॉल्व करेगा, ये फोकस को हम लोग सन बना लेंगे, यहाँ पे हमने इधर वाले को बनाया है। इसलिए हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं कि कोई भी प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। दूसरा है केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ को हम लोग लॉज ऑफ एरियाज बोलते हैं। लॉज ऑफ एरियाज क्या कहता है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं लॉज ऑफ एरियाज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए लॉज ऑफ एरियाज को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लें कि ये आपके पास अर्थ है और ये आपने सन माना है, इसको हमने सन माना है। होता क्या है कि जैसे कोई प्लैनेट्स यहाँ से रिवॉल्व किया और यहाँ जाने में उसे टाइम लगा टी, तो जब टाइम लगेगा टी तो यहाँ से जो एरिया जो स्वैप होगा ये एरिया इक्वल होगा यदि यही प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ जाता है और टाइम लगता है टी, तो दोनों का एरिया जो लगेगा वो इक्वल लगेगा। मतलब टाइम इक्वल है तो एरिया जो स्वैप किया जाएगा वो एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग लॉज ऑफ एरियाज बोलते हैं, जिसे केपलर्स सेकंड लॉ बोलते हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है एस, यहाँ पे पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, तो एस पी क्यू का जो एरिया है वो एरिया जो है इसका नाम मान लेते हैं ए बी, तो ए बी एस के एरिया के बराबर होगा जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा, इक्वल टाइम। ठीक है, तो इसी चीज को यहां पे डिफाइंस किया है, आप इसको देखें गौर से। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल टाइम्स में इक्वल एरियाज को कवर करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है कि जैसे यहाँ से एक प्लैनेट चला और यहाँ पे पहुँचा और टाइम लिया 1 मंथ का, तो जब 1 मंथ का लिया तो यहाँ से जो एरिया की बातें आएंगे तो एरिया जो आएगा एस, यहाँ पे अपने पास P1 है, ये P1 है। अच्छा पहले यहाँ ले लें, इसको ले लिया, एरिया यहाँ से लिया एस, P3 है और ये अपने पास P4 है। मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ये वाला जो एरिया होगा ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया एस P3 P4, ये एरिया बराबर होगा कब, जब इसका टाइम इंटरवल और इसका टाइम इंटरवल इक्वल होगा। मतलब ये भी टाइम टी लिया है, ये भी टाइम टी लिया है। कहने का अर्थ है कि कोई मान लीजिए एक प्लैनेट है, आपसे पूछ देता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ चलने में उसे 2 मंथ लगे और यहाँ से चलने में इसको चलने में 2 मंथ लगे। आपसे पूछा जाए कि बताओ एरिया कौन सा बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है अपने पास केपलर्स का थर्ड लॉ है, और केपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग्स अपने को समझाया है। तो केपलर्स के थर्ड लॉ को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है क्या है। तो केपलर्स का थर्ड लॉ मैं फिर से एक्सप्लेन अगेन व्हाइट बोर्ड पे ही कर रहा हूँ आपको कि केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है। मैं व्हाइट बोर्ड पे ही आपको क्लियरेंस कर रहा हूँ केपलर्स के थर्ड लॉ के बारे में। मतलब केपलर्स का थर्ड लॉ जो है ना वो टाइम पीरियड का कंसेप्ट देता है। जैसे ये कहता है कि जैसे मान लें कि ये आपके पास सन है और ये कोई प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट्स इसको रिवॉल्व जब करेगा तो यहाँ पे फिर से जब पहुँचेगा तो टाइम पीरियड लगेगा, कोई ना कोई एक रेवोल्यूशन को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टी स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनका जो एवरेज डिस्टेंस है, दिस वन इज द एवरेज डिस्टेंस के क्यूब रूट के बराबर होगा। मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा। मान लीजिए कोई और प्लैनेट्स है तो इसका जो टाइम पीरियड्स होगा, इसका जो टाइम पीरियड्स होगा इसके एवरेज रेडियस पे डिपेंड करेगा। यानी टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो आर क्यू के बराबर होगा, यदि आप इसको आर कैपिटल मान रहे हैं और नीचे वाले को आर स्मॉल मान रहे थे, है ना। तो अलग अलग केस पे अलग अलग सिचुएशंस आएगा। तो यही केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है। अब केपलर्स के थर्ड लॉ को ध्यान से देखें। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स, देखिए मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड्स। मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसका स्क्वायरिंग कर दें और एवरेज मीन डिस्टेंस के क्यूब कर दें तो उसके बराबर होगा। ये सारे प्लैनेट्स के लिए इन्होंने बताया। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक प्लैनेट से है तो इसके लिए अपने पास डिस्टेंस एवरेज आर ले लिया गया और इसके लिए ये कैपिटल आर लिया गया। तो इसके लिए यदि टाइम पीरियड निकाला जाएगा तो टी स्क्वायर जो होगा वो आर क्यू के बराबर होगा। इसके लिए निकाला जाएगा तो टी स्क्वायर जो होगा वो आर क्यू के बराबर होगा। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट केपलर्स के लॉ थे। तो केपलर्स ने 3 लॉज दिए। सबसे पहला ऑर्बिटल्स लॉ बताया जिसमें
कोई भी प्लैनेट जो मूव करेगा वो ऑर्बिटल पाथ में मूव करेगा। दूसरा जो आया एरिया का कंसेप्ट आया कि इक्वल टाइम्स में इक्वल एरिया ही स्वैप किया जाएगा। और तीसरा आया टाइम पीरियड का कंसेप्ट आया। टाइम पीरियड क्या कहता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज क्यूब रूट ऑफ एवरेज मीन, मतलब टी स्क्वायर जो होता है, टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू के बराबर होता है। ये था आपके पास कैपलर्स लॉ। और यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का जो आपको 9th में पढ़ना था वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक लेक्चर्स और जिसमें एडिशनल टॉपिक लेकर के आएंगे, कुछ नए नए न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, हाँ, और आपके कमेंट आएंगे तो हम कोर्स वीडियो बनाते जाएंगे। तब तक आपका प्यारा बड़ा भाई चंदन। थैंक यू।